हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग जो उत्तराखंड के प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 16 से 17। और इसके बाद जो देखने को मिलेंगे हिंदी के प्रश्न 5 से 6 प्रश्न, और बाकी जो बचे हो रहेंगे जीके के क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। उससे पहले जो आज आपको बताना है, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जो अनाथ हो चुके बच्चे यानी कि जो अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए योजना शुरू की है। उस योजना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक बार फिर से, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने या उत्तराखंड सरकार ने जो अनाथ बच्चों के लिए यानी कि जो अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो सब लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में 1989। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989 में गोपेश्वर चमोली में स्थित है। तो लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया हुआ है। कुछ लोग जबकि 1976 बता रहे हैं, तो 1976 नहीं, इसका सही उत्तर होगा 1989, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शुरुआत होगी हिंदी से और हिंदी के प्रश्न रहेंगे लगभग 6-7 स्टार्टिंग में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है और ये भी सिलेबस में लगभग जो भी सिलेबस में उसके अनुसार इसमें प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के फूल, कई बार 1-2 बार 1 नंबर के लिए अशोक के फूल किसकी है सिर्फ 1 नंबर के लिए पूछ लिया गया। और एक कुटज, ये भी पूछ लिया गया है। तो ये अशोक के फूल, तो ये तो बिल्कुल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कुटज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इनके हैं। अब इनमें से आपको बताना है वृंत और विकास या फिर विचार संग्रह, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो विचार संग्रह भी इन्हीं का है। बाकी जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा, वृंत और विकास। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। अशोक के फूल ये तो खैर बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, से भी। कुटज ये भी इंपॉर्टेंट है। विचार संग्रह तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी मिला था आलोक पर्व के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका उपन्यास है बाण भट्टी की आत्मकथा, वो भी एग्जाम में आ सकता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये किसका है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंत और विकास। इसकी पीडीएफ के लिए आप दोस्तों जो टेलीग्राम लिंक है आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम नहीं खुल रहा है तो आप @सीकर स्टडी पॉइंट यानी कि SHIKHAR, बाकी स्टडी पॉइंट आपको भली बात ही पता है। तो आप ये सर्च करेंगे तो चैनल का लोगो दिख जाएगा जो अभी इसमें है, तो उस तरह का ही है। तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया? ये आपको बताना है। संयुक्त क्रिया नहीं, अकर्मक, सहायक या फिर सकर्मक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैं कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इसमें है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है जैसे कि पढ़ रहा है बालक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो अभी पहले प्रश्न आया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सत्य, दर्शन, व्यवस्था या फिर वर्षा? तो वर्षा तो एक वचन में है, व्यथा ये भी है, सत्य भी है। तो ये दर्शन जो है ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है दर्शन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से आपको तद्भव बताना है। 3 यहाँ पर तत्सम है और 1 कोई इनमें से तत्सम है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको तद्भव बताना है। इष्टिका ये क्या है? ये है तत्सम, तत्सम है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ईट। कुपुत्र का क्या होगा? इसका तद्भव होगा क्या? कपूत। उलूक का क्या होगा? उल्लू। उलूक का क्या होगा? तो उल्लू। बाकी बचा कौन सा? अमी। तो अमी कौन सा हमारा तद्भव है? इसका जो तत्सम होता है वो होता है अमृत। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। क्योंकि पहचानना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो अमी भी लग रहा होगा कि ये भी तत्सम है, कौन सा जो करें कौन सा जो करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है अवनी का विलोम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जामों में प्रश्न आता है। अवनी का विलोम शब्द है धरा, धरा तो उसका समानार्थी हो गया धरा, भूमि, अंबर, शशांक या फिर सितारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनी यानी कि धरती, अंबर यानी कि आसमान, तो धरती सुनहरी अंबर नीला, तो वही अवनी का हो जाएगा अंबर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है प्रश्न, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है हाथी का समानार्थी कौन सा नहीं है। हस्त, दंती, करी या फिर हस्ती। तो इसमें से थोड़ा सा पहचानना आपके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन आप आसानी से पहचान सकते हैं। हस्ती होता है, यहाँ पर हस्त भी है, तो हस्त आप जानते हैं कि हस्त होता है हाथ का, तो यही नहीं होगा। बाकी करी है, दंती है, तो इसका कौन सा नहीं होगा हाथी का, तो ये हो जाएगा हस्त। हस्त जैसे कि कर हो गया हस्त के लिए, और यानी कि जो हाथ होता है हाथ, और पाणी ये भी आता है एग्जाम में, पाणी, हाथ, कर, ये सब इसके हस्त के। बाकी जो हाथी के हैं दंती है, करी है, हस्ती है, तो ये सभी हैं इसके पर्यायवाची हाथी के समानार्थी। अगला प्रश्न है यदि अ या आ के बाद, ई या ई के बाद, और एक और होता है इसमें अ या आ के बाद, ई या ई के बाद, और उ या औ के बाद और री आए, तो ये कौन सी संधि मिलकर बनाते हैं, कौन सा, यहाँ पर जैसे ई या ई आए तो यहाँ पर ए हो जाता है, तो कौन सी संधि बनाते हैं, तो ये सब होते हैं गुण संधि में। गुण संधि में होते तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो गुण संधि में होता है ए ओ अर, तो इस तरह से होता है ए ओ अर गुण संधि में। तो यहाँ पर ए आए कह रहा है, तो ये हो जाएगा गुण संधि में। जहाँ पर आपको ए की मात्रा दिखे जैसे महेंद्र, ओ की मात्रा दिखे जैसे महोदय, इस तरह से, तो ओ की मात्रा दिखे महर्षि, तो ये भी कौन सी गुण संधि हो जाएगी इस तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सभी स्वर संधि के भेद यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हिंदी के। अब यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। पीएससी सिपाही जो पिछली बार 2014-15 में हुआ था एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। टपकेश्वर, त्रिमूर्ति मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टपकेश्वर तो देहरादून में है, तो ये तो होगा नहीं। त्रिमूर्ति का पता नहीं, लेकिन ये आपको बताओ तो आप जरूर बताएगा। लेकिन ताड़केश्वर मंदिर ये जरूर पौड़ी में है, तो लैंसडाउन में, ये आपको पता होगा। ताड़केश्वर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये पौड़ी में है, तो लैंसडाउन के समीप स्थित होगा ये। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो पौड़ी से आप लगा सकते हैं अनुमान, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सही है। ताड़केश्वर ये लैंसडाउन के समीप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था पहले। निम्न में से किस स्थल से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है? निम्न में से किस स्थल से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है? गौरी कुंड, पार्वती कुंड, शिव कुंड या फिर रुद्र कुंड। तो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा शुरू होती है ये होती है गौरी कुंड से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। गौरी कुंड से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। और केदारनाथ धाम जो ऊंचाई की बात करें तो 35-84 इसकी ऊंचाई है केदारनाथ धाम की। और केदारनाथ समिति का जो मुख्यालय है वो है ऊखीमठ में, केदारनाथ मंदिर समिति का। और जो ऊखीमठ है यहीं जो शीतकाल में पूजा होती है ऊखीमठ में, ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्वती कुंड। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव। तो इनमें से जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में स्थित है, किस गुरु से संबंधित है? तो सिखों के 10वें गुरु से संबंधित है, ये गुरु गोविंद सिंह से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और इन्होंने यहाँ जो हेमकुंड साहिब है चमोली में, यहाँ इन्होंने तपस्या की थी। और इस हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ, ये दोनों बोला जाता है। दंड पुष्करणी तीर्थ और लोकपाल तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है हेमकुंड साहिब को। और सिख गुरु से संबंधित है तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृत सभ्यता का नगर कहा गया है? हल्द्वानी, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो इनमें से देहरादून हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार को कहा गया है गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का वो प्रथम शासक, इनमें से आपको बताना है चंद्रवंश का वो प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। देवी चंद,
देवीचंद तो खुद ही मतलब मस्त रहता था। ज्ञानचंद, कीर्तिचंद या फिर लक्ष्मी चंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब लक्ष्मीचंद बहुत दूर का है, ये तो फिरोज शाह तुगलक जो यूनिवर्सिटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद के आगे आपने देखा होगा गरुड़ ज्ञानचंद, तो ये गरुड़ ज्ञानचंद है और गरुड़ की उपाधि भी फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी ज्ञानचंद को, तो गरुड़ ज्ञानचंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और सर्वाधिक लंबे समय तक गद्दी पर बैठे थे ज्ञानचंद, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और ज्ञानचंद का एक गोबासा ताम्रपत्र भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तक दी हुई है और एक तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं, और ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ये है आपके ऑप्शन बद्रीदत्त पांडे। कई बार कुमाऊं का इतिहास किसकी है 1 नंबर के लिए, गढ़वाल का इतिहास किसकी है 1 नंबर के लिए, उत्तराखंड का इतिहास किसका है, तो सारे इतिहास अभी यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी बहुत सारे इतिहास, जैसे हिमालय का इतिहास यहाँ पर नहीं, बाकी बहुत सारे इतिहास हैं। तो बद्रीदत्त पांडे बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं का इतिहास। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 का 4 किस में है, तो किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। देखिए कितना आसान है, क्योंकि देखिए ये हाई कोर्ट कलर के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, और सिर्फ अगर आपको एक भी आता है तो तब भी आप इसका उत्तर सही से दे पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधे ऑप्शन में देखिए आप, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4, तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसे हम कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं, बद्रीदत्त पांडे जो कुमाऊं का इतिहास, इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे 1 का 4। हरिकृष्ण रतुड़ी गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। और अजय रावत हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। शिव प्रसाद डबराल चारण उत्तराखंड का इतिहास, तो चारण इनको भी कहा जाता है, कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है, चारण नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। शिव प्रसाद डबराल चारण उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, हरिकृष्ण रतुड़ी गढ़वाल का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास। तो दोस्तों इतनी बार मैंने आपको बता दिया है, अब आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, और ये आपको एक बार तो पढ़ के इतना तो कुछ टाइम के लिए याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्यपूर्ण प्रसंग से संबंधित नृत्य है। छपेली नृत्य, जागर नृत्य, थड़िया नृत्य, ये तो नहीं होगा थड़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नट नटी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हास्यपूर्ण प्रसंग से संबंधित नृत्य है नट नटी नृत्य, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर जरूर करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ आती है, और PDF भी आपको टेलीग्राम पर इसका मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो आपको मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी वहाँ लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से अगर सर्च नहीं हो रहा तो आप इसका स्टडी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रश्न बहुत पहले भी एग्जाम में आता था, कनिष्ठ सहायक 2019 तब भी एग्जाम में आया है, इसको नया एग्जाम कह सकते हैं, तो इस एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही क्वेश्चन है, पहले भी आया था बहुत पहले भी, और आने वाले समय पर भी आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिंगाल, बांस, चीड़ वृक्ष की छाल या फिर पांगर वृक्ष की छाल है। पांगर वृक्ष तो पता नहीं कौन सा वृक्ष है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा रिंगाल। रिंगाल मोस्टा इससे बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। रिंगाल का जो वैज्ञानिक नाम है किमोना, और किमोना बम्बोसा फालकाटा, इसका फालकाटा या फैलकाटा इसका वैज्ञानिक नाम है रिंगाल का, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंगाल, ऑप्शन नंबर ए मोस्टा इससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है। उत्तरकाशी, पौली पछाऊ, जौनसार, रवाई, चमोली या रानीखेत। तो जौनसार बावर तो हम करेंगे, रवाई भी करेंगे, और पौली पछाऊ या तो रानीखेत द्वाराहाट के आसपास, तो यहाँ भी होता है। जैसे मौड़ मेला है तो यहाँ भी एक जैसे इसमें मछली मारने का है, तो इस तरह से कुमाऊं में भी होता है उत्सव, डहोत्सव, तो ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, इस तरह से ऑप्शन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। मौड़ मेला, पाली पछाऊ, जौनसार, रवाई, तो अलग अलग जगह के हैं, जैसे ये कुमाऊं में हो गया पौली पछाऊ, रवाई जैसे टिहरी में हो गया, जौनसार ये देहरादून क्षेत्र में हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठुमकिया, बराड़ी, गांडिया, रास रासो, पोवई, पांडवला व झेला किसके प्रमुख नृत्य गीत हैं। सिर्फ इनमें से एक भी आ सकता है। ठुमकिया किसका है, बराड़ी किसका है, रास रासो किसका है, सिर्फ एक भी पूछा जा सकता है, पर यहाँ पर तो आपको पूरे ही देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ठुमकिया है, बराड़ी है, गांडिया है, रास रासो है, पोवई है, पांडव कला है और झेला है।
सौका, महागिरी, थारू या फिर जौनसारी। तो ये सभी जौनसारियों के हैं, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जौनसारी। इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी। और जौनसारी जनजाति जो है ये हमारी इनकी जो आबादी की बात करें तो दूसरे नंबर पर आएगी पूरे उत्तराखंड में। पहले नंबर पर थारू, दूसरे नंबर पर जौनसारी, तीसरे पर भोटिया, चौथे पर बॉक्सा, फिर पांचवें पर राजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये भी। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या, यहाँ पर आपको भरना रहेगा, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष इतने में की गई थी। तो यहाँ कितने में की गई थी? 1881, 91, 85 या फिर 1873। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या 1881। पूर्ण जनसंख्या इससे पहले लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई थी 1872 के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 में, इस समय थे लॉर्ड रिपन। तो इनके समय ये पूर्ण जनगणना हुई थी। उसके बाद ही हर 10 साल पर जैसे जनगणना होती है, जैसे 2011, 21, तो इस तरह से हर साल ये 10 सालों में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। न्यायपालिका से पृथक्करण ये हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। अगला है, संसद तो कहाँ गया, सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, यानी कि भाग ले सकता है, और मत देने के अधिकार के बिना? यानी कि कौन है जो संसद का सदस्य होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसे मत देने का अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रपति, कैग या फिर न्यायमूर्ति जो न्यायाधीश हैं, या फिर महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। ये संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, यानी कि संसद के जो सदन होते हैं कौन से, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो कार्रवाई में ही भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, पर इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। तो ये भी आयोग पहले प्रश्न में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में या झांसी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान। आपने बिल्कुल सही सोचा है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है विस्फीति, मुद्रा स्फीति जनित मंदी, अपस्फीति या फिर मुद्रास्फीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लिटन, वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो इनमें से आपको बताना है। तो यही है, इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन या अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, तो अभी भी आ सकता है किसी एग्जाम में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये 1828 से लेके 1835 तक ये जो है गवर्नर जनरल थे। और राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन अंत किया था 1829 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति के लोग मृतक आत्मा के लिए गौन संस्कार करते हैं? तो इनमें से आपको बताना है, भोटिया, जौनसारी, जाट या फिर थारू। तो अभी तक जौनसारी आया था, लेकिन अब इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया। भोटिया लोग जो है मृतक की शांति के लिए, जब कोई किसी मृत्यु होती है तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए गौन संस्कार करते हैं। भोटिया जनजाति में ये होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी भोटिया लोग जैसे पिथौरागढ़ में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, उत्तरकाशी, चमोली। और भोटिया लोग जैसे पौना नृत्य भी करते हैं विवाह के अवसर पर, कंडाली उत्सव भी मनाते हैं 12 वर्षों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? एनडी तिवारी, बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक या फिर विजय बहुगुणा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसी खंडूरी, भूपन चंद्र खंडूरी
ने 2008 में ये किया था, मार्च 2008 में, महिलाओं के लिए 50% आरक्षित स्थान, क्योंकि पहले 33 हुआ करता था, फिर उसके बाद 50, भुवन चंद्र खंडूरी इन्होंने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनडी तिवारी एकमात्र अभी तक मुख्यमंत्री, अभी तक जितना हमारा राज्य को बने हुए हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल जो है पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल चावल घाटी जो स्थित है ये है उत्तरकाशी में। तो लाल चावल घाटी उत्तरकाशी में है। ये उत्तरकाशी में जैसे लाल चावल के मतलब कि लाल चावल के उत्पादन के लिए है, सिराई घाटी रवाई में स्थित है, क्योंकि लाल चावल घाटी कह दिया यहाँ पर इसको, क्योंकि लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? 1902 में, 1908 में, 1909 में या फिर 1910 में? तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना पहली बात तो कहाँ है? ये देहरादून में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में। अब इसकी स्थापना महादेवी वर्मा ने नहीं की थी, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो अनुभवी है उनके लिए तो ठीक है। महादेवी वर्मा का तो 1902 में जन्म ही नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1907 में। तो उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी महादेवी भटनागर ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि महादेवी वर्मा भी एग्जाम में हो सकता है। तो महादेवी भटनागर ने इसकी स्थापना की थी कब? 1902 में। और महादेवी वर्मा का जन्म 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 मार्च 1907 को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1902 में। अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कालागढ़, पंतनगर, कटारमल या श्रीनगर? तो ये अल्मोड़ा में है और कटारमल के आसपास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ कटारमल सूर्य मंदिर है, तो वहीं पर है, उससे थोड़ा आगे जहाँ कोसी है, कोसी कटारमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटारमल। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कोसी कटारमल अल्मोड़ा, स्थापना 1988-89 के समय की गई थी। तो उस समय इसकी स्थापना की गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कोसी कटारमल अल्मोड़ा। अगर जनपद में रहे तो अल्मोड़ा बिल्कुल आसान है, फिर भी कटारमल आया है तो कोसी कटारमल अल्मोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको किसी कारण से लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। जैसे 22 मिनट की वीडियो रहती है तो आप स्पीड बढ़ा के 1.5 में या 2 की स्पीड से भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कितनी स्पीड से देखना चाहते हैं। अगला है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का आरंभ कब और कहाँ किया गया? 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में, 7 जुलाई 2016 को ऋषिकेश में, आप समझ गए होंगे यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, 6 जुलाई 2016 को देहरादून में। तो ये आपको बताना है ऋषिकेश या फिर देहरादून में, नहीं हरिद्वार में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसका सही उत्तर हरिद्वार होगा, ऋषिकेश होगा, पर ऋषिकेश नहीं, इसका सही उत्तर है 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में किया गया था। और ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आगे भी आ सकता है। तो उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ इसी तरह से सीधे सीधे एग्जाम में बना था ये प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।